ये यस आर्थराइटिस, और उसके नीचे वाला शेयर कर दीजिए। यस मैम, डेफिनेशन। या डेफिनेशन थोड़ा सा जूम करेंगे तो भी चलेगा, उसके ऊपर ही खाली जूम कर दीजिए। आर्थराइटिस का जो है सिंगल पेज, तो क्लियर दिखेगा सबको। इसमें 2-3 स्लाइड दिख रही है। यस उसके ऊपर वाला है क्या, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ, ओके सॉरी, बराबर है डेफिनेशन। यस यस परफेक्ट परफेक्ट इज परफेक्ट। मतलब आर्थराइटिस का मीनिंग है ITIS आया, राइट, दैट इज इन्फ्लेमेशन, वो वर्ड से ही मालूम पड़ता है। आर्थराइटिस मतलब इट्स अ जॉइंट इन्फ्लेमेशन। तो वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट कॉजेज डिजनरेशन, मतलब जब घिसते हैं जॉइंट, या वेयर एंड टेयर मतलब जॉइंट का घिसना और यूज होके जो डिग्रेड होने लगता है जो स्ट्रक्चर, तो पेन होता है, स्वेलिंग, स्टिफनेस, और लेटर स्टेज में डिफॉर्मिटीज, मतलब कुछ भी चेंजेस आने लगते हैं दैट आर नॉट गुड, तो उसको डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। और आयुर्वेद में आर्थराइटिस को संधिवात बोला गया है, जबकि हमारा एग्रावेटेड दोष रहते हैं वो अपने स्मॉल या तो वीक जॉइंट्स पे अटैक करते हैं और आर्थराइटिस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, मतलब आइडेंटिफाई किए गए 100 से भी ज्यादा। तो वाइल ऑर्थो आर्थराइटिस इज अस्थिगतवात, जो आयुर्वेद में बोला जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज संधिगतवात, और आमवात भी उसको बोला जाता है। और ये बहुत ही कॉमन आपको सुनने भी आया होगा कि इनको ये हो गया है रिलेटिव्स में, या तो फेमिलियर वर्ड है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उसके सिम्टम्स हैं या साइंस जो कि हमें दिख के आते हैं कि किनको आर्थराइटिस हुआ है, पेन हो रहा है। तो ये जनरल सिम्टम्स है जो हम देख पाते हैं, जैसे कि जॉइंट में रेडनेस आती है, सूजन आती है, सॉफ्टनेस फील होती है, गर्मी ऐसे जो मतलब गर्माहट फील होती है वो वाले जॉइंट पे। फिर लिंपिंग, मतलब ऐसे लंगड़ा के नहीं, कैसे स्लो चल पाते हैं, लिंप करते हैं। फिर लॉकिंग, मतलब जॉइंट में वो टाइटनेस आ जाता है, दैट इज लॉकिंग ऑफ द जॉइंट। फिर लॉस ऑफ रेंज ऑफ, मतलब पूरा अगर हम पैर उठाना चाहते हैं तो पूरा नहीं, मतलब रेंज कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी वो जॉइंट की कम हो जाती है, स्टिफनेस होती है और वीकनेस भी आ जाती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या वो वाला ऊपर टाइप्स लिखा है ना, उतना है। यस जैसे कहा था कि आर्थराइटिस के ये 4 कॉमन टाइप हम कवर करने वाले हैं। तो मैम ने ही हमें ये 4 जनरली कवर करवाए हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, एंकाइलोजिंग एंड गाउट। ऑस्टियो मतलब ऑस्टियो वर्ड से ही समझ में आता है, इट्स रिलेटेड टू बोन्स। एंड रूमेटॉइड मतलब इन्फ्लेमेशन अफेक्टिंग दैट जॉइंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, जो इन्फ्लेमेशन होता है वो रूमेट, मतलब छोटे छोटे अपने जो जॉइंट्स रहते हैं जैसे कि हाथ में, पैर में, तो वो रूमेटॉइड बोला जाता है। और आर्थराइटिस तो मालूम है कि इन्फ्लेमेशन होता है। और गाउट भी एक अलग टाइप का है जो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। यस जो मतलब आर्थराइटिस हमारा डिसऑर्डर है उसमें क्या क्या कवर अप होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व इन द जॉइंट्स। ये नॉर्मल जॉइंट है, इसमें ये स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आर्टिकुलर मतलब कि बाहर वाले जो अराउंड, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब आउटसाइड ऑफ और अदर देन अ जॉइंट, दैट इज आर्टिकुलर सर्फेसेस। जॉइंट कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये हमारे पूरे जॉइंट बनाता है। ये सब चीजें मिलके हमारा पूरा जॉइंट बनता है। तो उसमें आगे हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट देखेंगे हम। जनरली इट्स अ डिसीज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज मतलब हमारे जो बोन रहते हैं उसके एंड पार्ट को ये कवर करती है, या तो उसको बोलते हैं कि घर्षण से प्रोटेक्ट करने के लिए हाइलिन कार्टिलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उसका डिसीज है, राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ हाइली, ये मेन वर्ड है, ये याद रखना है। और देर इज नो इंटेंस इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन, मतलब स्टार्टिंग में जब ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तब स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहता है, मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ही इंटेंस नहीं रहता है, एकदम माइल्ड रहता है, वो समझ में भी नहीं आता है, बट धीरे धीरे वो होने लगता है। बट कॉज क्या है ये, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेज, या तो ओवरलोडिंग, ज्यादा वजन, माल अलाइनमेंट, मतलब नॉट इन अलाइन इन सिमेट्रिकल वे, माल में थोड़ा भी डिफॉर्मिटी होती है, या तो इंस्टेबिलिटी होती है तो भी हो सकता है। और रिपीटेटिव माइक्रो ट्रोमा, ट्रोमा मेडिकल वर्ड में इंजरी को ट्रोमा बोलते हैं। तो कोई भी छोटी छोटा ट्रोमा, मतलब घड़ी घड़ी एक ही रिपीटेटिव, मतलब घड़ी घड़ी वही छोटी 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 इंजुरी होती है, तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। और एज के हिसाब से भी ये देखा जा सकता है, जैसे बड़े लोग रहते हैं, बूढ़े लोग, उसमें भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जा सकता है, राइट। फिर है या अल्टर्ड फोर्सेस अक्रॉस द जॉइंट विल इंड्यूस
कार्टिलेज डीजनरेशन, हमारे जो कार्टिलेज है उसके ऊपर फोर्सेस आते हैं तो वो डीजनरेट मतलब धीरे धीरे घिसने लगते हैं, या इट लूजेस इज एबिलिटी टू ऑब्जर्व, मतलब थोड़ा भी वजन आया, स्ट्रेस आया तो उसको सहन नहीं कर पाते, और उसकी वजह से थोड़ी भी इंजरी हुई तो वो जॉइंट मतलब प्रॉब्लम में आ जाता है। और द रिलीज ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम दैट सेल ब्रेक डाउन कोलेजन, मतलब वो सेल्स रहते हैं वहां पे जो प्रेजेंट, उसमें से एक एंजाइम रिलीज होता है, मतलब जो ब्रेक डाउन कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस डिस्ट्रॉइंग दैट आर्टिकल, वो ये लोग इनको डिस्ट्रॉय कर देते, जॉइंट स्पेस इज प्रोग्रेसिवली लॉस्ट ओवर टाइम, मतलब इनकी वजह से, इनके अटैक से जो हमारा वो जॉइंट का स्पेस है वो धीरे 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 टाइम मतलब जैसे जाता जाता है वो एकदम कम होता जाता है, और फिर वो हाइलिन कार्टिलेज घिसने लगते हैं, या वो आगे हम देखेंगे। और उसकी वजह से भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ये ऑस्टियोफाइट्स तो सबका सुना हुआ वर्ड होगा, ये सर ने भी पहले बोला, छोटे 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 बोन्स डेवलप होने लगते हैं अराउंड दैट बोन, उनको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और वो जो स्पेस है जो जरूरी हमारे बोन या तो जॉइंट के मूवमेंट के लिए, वो धीरे 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 वो चली जाती है, तो कम होने लगती है, और इसकी वजह से जैसे कि जॉइंट घिसने लगेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होगा ही। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ये बड़ा आया है शायद, तो पूरा या नॉर्मल नी, या अभी जूम कर दीजिए मतलब प्रॉपर दिखेगा, या देखिए नॉर्मल नी और ऑस्टियोसिस वाला नी, मतलब पूरा दिख रहा है कि प्रॉपर जैसे बोन है, कार्टिलेज में भी इंजुरी हो चुकी है, देखो ऑस्टियोफाइट्स भी छोटे 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 बोनी स्ट्रक्चर्स है जो डेवलप हो चुके हैं, पूरा बोन एक दूसरे के साथ जो स्पेस है वो कम हो गई है, दिख रहा है क्या, इरोजन, मतलब कार्टिलेज भी देखिए बोन में भी एक्सपोजर से पूरा घिस गया है, पूरा मतलब डिफॉर्म हो चुका है। या नेक्स्ट, इसमें दो तरीके के मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला गया है, मतलब फर्स्ट में प्राइमरी देयर इज नो ऑब्वियस कॉज, मतलब क्यों होता है वो समझ में नहीं आता, मतलब कैसे हुआ, इट्स नॉट ऑब्वियस कि ये क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू इंट्रिंसिक अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकुलर टिश्यूज देमसेल्फ। सो ये धीरे धीरे उनके जो टिश्यूज है, आर्टिकुलर टिश्यूज, उसमें अपने आप ही अल्ट्रेशन चेंजेस होने लगते हैं और ये डेवलप होता है, उसकी वजह से ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब इट अराइजेज एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ मतलब दूसरी वजह से भी ये होते, जैसे कि मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे अपने बॉडी में तो भी ये हो सकता है, एनाटॉमिक चेंजेस हो एनाटॉमिक चेंजेस होंगे तो भी, ट्रॉमेटिक मतलब इंजरी से भी होता है, या तो इन्फ्लेमेशन से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ये उसके क्लिनिकल फीचर्स यानी सिम्टम्स है, ये तो सिंपल है, मतलब पेन, हीट फीलिंग होती है, सूजन आ जाती है, ऐसे जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं, मसल्स हमारे वीक पड़ जाते हैं, चलने फिरने में अगर नी का है तो इंस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं रह पाते, मूवमेंट में भी स्लो होने, जैसे कि बूढ़े लोगों को देखा होगा वो धीरे 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 चलते हैं, या तो गिरने का भी डर है क्योंकि वो उनकी मसल्स में ताकत ही नहीं, क्योंकि बोन ही वीक है, राइट। जॉइंट लॉकिंग मतलब अगर सुबह आप उठते हो तो पूरा ऐसे जॉइंट लॉक हो जाता है, टाइट हो जाता है, आप हिला नहीं पाते हो, और धीरे धीरे वो डिफॉर्मिटीज भी आने लगती है, मतलब चेंजेस भी होने लगते हैं, डिफॉर्म्ड होने लगते हैं। यस, मैनेजमेंट में है कि सिंपल इट्स क्योर, लाइक मेडिसिन भी उनको देते हैं, ब्रेसिंग मतलब सपोर्ट के लिए उनको साइड में ब्रेसिंग लगाए जाते हैं ताकि जॉइंट ज्यादा हिल नहीं पाए, सपोर्ट भी देते हैं चलने फिरने के लिए, राइट, ऐसे स्टिक वगैरह रहती है, फिर सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन कैल्शियम एक्स्ट्रा उनको दे पाते मतलब पेशेंट्स को जिनको जरूरी है, और लास्ट ऑप्शन रहता है दैट इज अ मतलब एकदम लास्ट में जाता है, दैट इज सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। या नेक्स्ट इज अवर मतलब योगिक मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, या थोड़ा सा, यस थैंक यू। पोस्चर करेक्शन इज द बेसिक थिंग, मतलब इनको दिया जाता है कि पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रखा जाए, प्रॉपर रखा जाए, डाइट भी प्रॉपर, क्योंकि वात प्रकृति या तो उससे ही होता है तो वैसी चीजें ना खाई जाए, ब्रीदिंग भी प्रॉपर क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक अच्छे से हो जाए, स्ट्रेंथनिंग मतलब मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एक्सरसाइज दे सकते हैं, और अगर इनिशियल स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो फिर उनको ऑल आसन्स कैन बी डन विथ होल्डिंग विथ, मतलब जब तक आप में सहन सकते, ज्यादा नहीं, डोंट गो ओवर लिमिट, बट अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तब तक आप वो आसन होल्ड कर सकते हैं। अगर लेटेस्ट स्टेज है तो वेट मतलब वेट बेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम शुड बी अवॉइडेड, और बट ऑल्सो फास्ट मूविंग आज शुड नॉट बी गिवन एज माइट इंक्रीज, यस ये तो ऑब्वियस है कि ज्यादा मतलब वात का काम ही है कि वो ज्यादा चल है तो उनको ये आसन नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा घूमेगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इंजुरी भी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी उनके जॉइंट्स वीक है, तो आपको ज्यादा मूवमेंट या तो और गिर गए या तो कुछ हो गया तो इट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
थोड़ा सा यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अ मस्ट, ट्विस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट, वो वाले अगर नी में है तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए, जैसे कि पद्मासन। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर नी का है सॉरी, तो पद्मासन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एकदम मतलब पूरा एकदम अंदर लेके लूजली नहीं रहता है, पद्मासन इज वेरी डिफिकल्ट, सो उनको नहीं दिया जाना चाहिए। और जो जिसमें पूरे बॉडी का वजन, जिसमें एक पाँव पे खड़ा रहना हो, वैसे भी आसन उनको नहीं दिए जाने चाहिए। यस, नेक्स्ट प्लीज। yes, yeah, these are the regulars asana they can do without any problem। ये सिंपल ही है और हमारे अलाइनमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे कि अर्धकट्टी चक्रासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, एक पाद उत्तानासन, पवन मुक्तासन, विथ इन मतलब लिमिट, जो आपकी स्ट्रेचिंग लिमिट है उतना ही करिए। अर्धशलभासन, अनंतासन, बेबी कोबरा पोज मतलब अर्धभुजंगासन, नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, सुप्त उदराकर्षण और उत्थित उग्रासन, ये कर सकते हैं आप इजीली। वो भी उनकी कंडीशन, एज, उनके मेंटल लेवल, सभी चीजों को ध्यान रख के ही हमें उनको देने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। या जनरली ऑल टाइप्स ऑफ प्राणायाम दे कैन डू, क्योंकि ज्यादा उनको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और प्राणायाम भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड करनी आर्थराइटिस 2 करके है। यस, या रूमेटॉइड। यस, ये सेकंड टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड मतलब इट्स अ इन्फ्लेमेशन अफेक्टिंग जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, जो हमारे छोटे 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 जॉइंट्स रहते हैं हाथों में और पैरों में, उसको इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो जो पिक्चर में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है मार्किंग, वो ब्लरी है। सो फर्स्ट वन इज थिकन्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करती है पूरे अपने जॉइंट को, वो थिक हो जाती है, वो साइनोवियल फ्लूइड है, वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो बोन्स है वो डीज कार्टिलेज, देखो बोन को जो कवर करते हैं, एकदम क्लियर नहीं पर मैं बोल देती हूँ, थर्ड वाला है दैट इज डीजनरेटेड कार्टिलेज, पूरा ऐसे कार्टिलेज पूरा डिस्टर्ब हो चुका होता है, प्रॉपर शेप में नहीं है। ये छोटे अपने उंगलियों के क्लियर दिख रहा है, उसका ही जॉइंट दिखाया गया है हाईलाइट करके। नेक्स्ट प्लीज। या स्मॉलर जॉइंट इन्वॉल्व्स फर्स्ट विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिमेट्रिकल जॉइंट्स, राइट। सिमेट्रिकल जॉइंट्स मतलब जो एक जैसे हैं, मतलब और जैसे कि अपने हाथों के, पैरों के फेलेंजेस रहते हैं, उसमें जो एक जैसे छोटे छोटे जॉइंट्स हो, उनको ये इन्वॉल्व करता है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक रूमेटॉइड आर्थराइटिस बाद एक इन्फ्लेमेशन ऑफ, ऊपर लीजिए ना प्रेरणा जी, शायद एक स्लाइड स्किप हो गई क्या? व्हाट इज एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस? या दिस वन जो छोटा है बीच में, यस यस यस। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हमने देखा कि वो हाइलिन कार्टिलेज के रिलेटेड है, और ये जो है मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल टिश्यू, जो कि अपने बोन के पास है, उसके रिलेटेड ये दो मेन वर्ड या तो डिफरेंस हमें याद रखने हैं, व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये साइनोवियल टिश्यू है, उसके रिलेटेड है। जो पेरिफेरल सिमेट्रिकल इरोजिव पॉलीआर्थराइटिस, एक मिनट, मैंने इसका ये लिखा है प्रॉपर, क्योंकि ये मैम ने लिया था तो उन्होंने प्रॉपर वर्ड्स लिखे थे। पेरिफेरल मतलब जो सेंटर अपना बॉडी है उससे दूर रहता है, हाथ और पैर हमारे सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ बॉडी से दूर है, दैट्स व्हाई दे आर पेरिफेरल, मतलब बाजू साइड में है वो। और सिमेट्रिकल मतलब दे आर सिमिलर। इरोजिव मतलब जो इरोजन लाइक जो धीरे 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 कम होता जाता है या तो खराब होता जाता है। पॉलीआर्थराइटिस मतलब ये ज्यादा, पॉली मीन्स मोर, तो ज्यादा मतलब जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। और ये सॉरी थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, मेरे पास तो है सामने नोट्स। या इट्स अ मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसीज, क्योंकि बॉडी के खुद की ही इम्यून सिस्टम ये जॉइंट पे अटैक करती है, और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व, अदर मतलब दूसरे भी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और खुद की ही ऑटो मतलब अपनी ही इम्यून सिस्टम ये इसको डिस्टर्ब करती है, और ऐसे पूरा डिजेनरेशन या तो इरोजिव होने लगता है अपना ये साइनोवियल जॉइंट। तो आगे हम देखेंगे कि इसके मतलब डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी आएगा, राइट। नेक्स्ट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही कविता किसकी मैम? दीदी आ रही है, राधिका दी आ रही है। मुझे तो क्लियर आ रही है।
दीदी प्रॉब्लम है क्या आवाज किसी नहीं को आ रही मेरी है? आवाज सुनने में? नो नहीं प्रॉब्लम, मैम जी। नो प्रॉब्लम, रीज्वाइन वेरी कर क्लियर। लीजिए। अभी तक ठीक जा रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? फास्ट नहीं हो ना, क्योंकि थोड़े मतलब ज्यादा डिसीजेस है तो, और स्लाइड्स भी सिंपल है तो बहुत ज्यादा डीप तक नहीं जा रही हूं मैं। ठीक है ना इतनी स्पीड में? अभी ठीक है, अच्छा है, चलिए। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। या नेक्स्ट कर दीजिए प्रेरणा जी। पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी is the disturbed function in an individual or an organ due to a disease, that is a पैथोफिजियोलॉजी। जो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई भी डिसीज से हमारे फंक्शनिंग में ऑर्गन में डिस्टर्बेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ पैथोफिजियोलॉजी। तो इसका है इन्फ्लोमेशन ऑफ साइनोवियम बिकॉज ऑफ ओन इम्यून सिस्टम, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी खुद ही वो अटैक करते हैं ये जॉइंट पे, और साइनोवियल मेम्ब्रेन सूजन आ जाती है क्योंकि इन्फ्लोमेशन है, राइट। तो साइनोवियम दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ही सेम ही नाम है साइनोवियम या तो साइनोवियल मेम्ब्रेन। एट इज जंक्शन विद द बोन एंड कार्टिलेज रिलीज सर्टेन एंजाइम वी फर्दर कॉज इरोजन। जैसे कि मैंने बोला था, वो एक टाइप के एंजाइम खुद ही क्रिएट करती है अपनी इम्यून सिस्टम, और इरोजन होने लगता है बोन और कार्टिलेज का, मतलब डिजनरेट हो, कार्टिलेज स्टार्ट डिमिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स प्रेजेंट है हमारे बोन में वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और बोन भी खुद डिजनरेट होने लगता है। जॉइंट डिस्ट्रक्शन विद लॉस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन रिजल्ट इन डिफॉर्म। ऑब्वियसली मतलब ये डिजनरेट होगा तो कुछ तो डिफॉर्मिटी या तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे अलग बनने लगेगा, राइट। जो पार्शियल डिसलोकेशन भी हो जाएगा, और फ्यूजन भी, मतलब बहुत ही कम हो गया साइनोवियल तो फिर वो फ्यूजन भी हो सकता है, और बिल्कुल ज्वाइंट हिल, मतलब उंगलियों का अगर ज्वाइंट है, पिक्चर आगे देख पाएंगे तो बिल्कुल हिल ही नहीं पाएगा, राइट। आगे कर दीजिए, वो पिक्चर आएगा तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लिनिकल फीचर्स है, मतलब ये देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि रूमेटॉइड। उसके ऊपर वाला ही पहले रखिए हम, यस, क्लिनिकल फीचर्स। मॉर्निंग सुबह उठते ही उनके जो छोटे छोटे जॉइंट्स है उनमें एकदम ऐसे अकड़न आ जाती है, स्टिफ हो जाते हैं। सिमेट्री ऑफ दिस इज, मतलब एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी हो सकता है, या तो नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है। जनरली सिमेट्री दोनों हाथों में होता है। वेट लॉस होता है, पेन भी होता है, नोड्यूल्स भी रहते हैं, वो हम पिक्चर में देखेंगे। स्वेलिंग भी हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, लाल 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 दिखता है वो जॉइंट। फिर ये इन्वॉल्व करता है व्रिस्ट, हैंड, नीज, सर्वाइकल स्पाइन, टीएमजे, शोल्डर एंड एल्बो। दिस टीएमजे इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारे स्कल और जो जो हमारा है मैंडिबल वो उसको जॉइंट करता है, दैट टीएमजे इज द टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, जो स्कल और जो बॉइंट को जॉइंट करता है, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द स्पाइन इज रेस्ट इन लेस इन्वॉल्व, वो ज्यादा इन्वॉल्व है, पर ये छोटे छोटी जो चीजें हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें। अभी नेक्स्ट पिक्चर कीजिए। या देखिए, ये जो छोटे 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 नोड्यूल्स दिख रहे हैं और टेढ़े हो जाते हैं, पूरी उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, जो जॉइंट्स है वो भी ऐसे बड़े दिखने लगते हैं। और कभी कभी जो पूरे मतलब हाथ को ऐसे फोल्ड, फिंगर्स को फोल्ड भी नहीं कर पाते, उतनी स्टिफनेस, क्योंकि जॉइंट लॉकिंग हो जाता है। पूरा साइनोवियल फ्लूइड जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ही मतलब एकदम कम हो जाता है, तो इन्फ्लोमेशन होता है, तो बहुत ही पेन होता है, उनको हिला भी नहीं पाते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट प्लीज। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब आउटसाइड और अदर देन अ जॉइंट, उसके सिवा ये भी फीचर्स है उसके, जैसे कि नोड्यूल्स हमने देखे। वैक्यूलिटीज दैट इज इन्फ्लेमेशन इन ब्लड वेसल्स, मैंने साइड में लिखा है, ये ज्यादा उन्होंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज की है बिकॉज वो मतलब मेडिकल फील्ड से तो ज्यादा यूज किया है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज द रिस्ट एंड एल्बो पेन, टिंगलिंग इन हैंड। पल्मोनरी इफ्यूजन्स आर, मतलब अपने पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है, पल्मा से ही समझ में आता है। तो इफ्यूजन मतलब फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है हमारे जो टिश्यूज की, लंग्स और चेस्ट के बीच में जो एक लाइनिंग रहती है, राइट, उसके बीच में एक फ्लूइड बनने लगता है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। पेरिकार्डाइटिस इज द स्वेलिंग और इरिटेशन ऑफ द थिन सैक लाइक मेम्ब्रेन सराउंडिंग। पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्ड मतलब हार्ट, एंड आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो सिंपल अगर ब्रेक करके देखे तो जनरली ये हार्ट के सराउंडिंग जो लेयर है उसके में मतलब सॉरी उसके आजू बाजू इन्फ्लेमेशन होने लगता है। एनीमिया भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस पोरोसिस मतलब कम कैल्शियम होने लगता है, ब्रिटल हो जाते हैं हमारे बोन्स। नेक्स्ट प्लीज। यस, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मतलब जनरली इनके लिए एक
क्या बोलते हैं, टेस्ट करवाते हैं कि आर्थराइटिस है कि नहीं, ये है क्या, तो वो कैसे करेंगे? तो एक ब्लड टेस्ट है, जैसे कि ईएसआर टेस्ट बोली है मैम ने ही हमें बोला था। ईएसआर या तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो अपने बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है या डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन मेजर करता है। फिर सीआरपी दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सुना होगा किसी ने, जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो इंक्रीज करता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो इंक्रीज हो जाता है जब कोई भी इन्फ्लेमेशन। ये शायद अभी कोरोना के टाइम में भी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाने को बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। और थर्ड वन है आर एफ फैक्टर दैट इज रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, जो आर एच फैक्टर इन योर बॉडी दैट इज प्रोटीन प्रोड्यूस बाय योर इम्यून सिस्टम दैट अटैक्स योर हेल्दी टिश्यू इन योर बॉडी। ये भी एक टेस्ट है जो डॉक्टर्स बोलते हैं, ईएसआर, सीआरपी एंड आर एफ फैक्टर टेस्ट। इनसे मालूम पड़ता है कि इन्फ्लेमेशन है या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या तो रूमेटॉइड के लिए, ये सब टेस्ट करवाए जाते हैं। या नेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए अगर एलोपैथी में देखें तो ये ना पेन किलर देते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। डीएमआरडी मतलब 1 मिनट का फुल फॉर्म बताती हूँ, दैट इज डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, वो इनको दिया जाता है। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड दैट आर वन टाइप ऑफ स्टीरॉइड, जो पेन कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। सर्जरी भी करनी पड़ती है। और स्प्लिंटिंग मतलब एक टाइप का सपोर्ट भी दिया जाता है, जो जैसे कि फ्रैक्चर होता है तो हम कैसे टाइट बांध के रखते हैं, तो ये वाले जॉइंट्स को ये लोग स्प्लिंटिंग मतलब सपोर्ट और टाइट बांध देते हैं ताकि पेन ना हो और सपोर्ट मिले। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक या तो प्राणायाम ऑब्वियसली कर सकते हैं सभी, शुद्धि क्रिया भी, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन सभी कर सकते हैं, बट विथ इन देयर लिमिट, और क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको देख के ये सब प्रिस्क्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट। या आसनास, या नॉन वेट बेरिंग आसनास विथ मिनिमम स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज, तो उनको ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेट बेरिंग आसनास नहीं दिए जाने, मतलब स्ट्रेचिंग भी ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, और वजन उठाने की बात आए वैसे भी आसन नहीं दिए जाने, और मोबिलिटी मतलब छोटे छोटे जो अपने सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं ना वैसे दिए जाने चाहिए। ट्विस्टिंग विथआउट स्ट्रेन भी चल सकता है। नेक्स्ट। या कॉन्ट्राइंडिकेशन, या शीर्षासन को ना बोला गया, दैट इज अ कंप्लीट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो नहीं ही दिया जाना चाहिए। सर्वांगासन और हलासन को भी ना बोला गया है। पद्मासन मतलब जो भी अगर डेवलप स्टेज है तो वो नहीं दिया जाना चाहिए। या नेक्स्ट। ओके, दिस इज एंकाइलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वापस ITIS आया, दैट्स एन इन्फ्लेमेशन। एंकाइलूजिंग मतलब कोई भी जॉइंट में अगर स्टिफनेस है दैट इज नोन एट एंकाइलूजिंग, और स्पॉन्डी मतलब स्पाइन एंड लाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो और इसका ये खास एक वर्ड है, इसको बाम्बू स्पाइन भी बोला जाता है। आई डोंट नो, पर ये जनरली ये वर्ड बहुत फेमस है कि बाम्बू स्पाइन दैट इज एंकाइलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बदले बाम्बू स्पाइन भी इसको बोलते हैं, जो पिक्चर में आपको क्लियरली दिखेगा, वो जो एक बार जॉइंट पे आएगा, ठीक है। और एक है पिक्चर उसमें प्रॉपर नजदीक से दिखेगा, या कर दीजिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यूजुअली यंग मेल में, मतलब ऐसे सर्वे किया गया है कि यंग मेल है उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अफेक्टिंग द स्पाइन, या और जो नीचे से ऊपर तक जाता है, मतलब फ्रॉम लोअर स्पाइन से लेके फिर धीरे 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 ऊपर गर्दन तक ये जाता है। सार्को इलियक जॉइंट एंड पेरिफेरल जॉइंट, सार्को इलियक मतलब हमारा इलियक बोन और सैक्रम है उसके जॉइंट को हम SI जॉइंट भी बोलते हैं, बिटवीन द स्पाइन एंड द पेल्विस, जो अपने लोअर पार्ट में पेल्विस एरिया है, और जो अपना सैक्रम नीचे तक जो क्या बोलते हैं स्पाइन का लोअर पार्ट, राइट। तो वहां पे जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन होता है। Presentation of peripheral is similar to rheumatic arthritis, but joint destruction and erosion are not so severe. उसके जैसा उतना नहीं होता है जितना rheumatic arthritis में होता है। या पैथोफिजियोलॉजी, तो एंकाइलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है? एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट टू बोन, जहाँ पे बोन और लिगामेंट अटैच होते हैं, जिसको एंथेसोपैथी
एंड इट इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डी, उसको एंथेसोपैथी बोलते हैं। और मतलब ये बेसिक कैरेक्टर है कि जहाँ पे बोन और लिगामेंट ज्वाइन होते हैं वहां पे ये इन्फ्लोमेशन, अगर आप नेट पे भी सर्च मतलब करेंगे तो ये आएगा, क्या बोल SI जॉइंट करके बोलेंगे तो उनको प्रॉपर दिखाता है कि कहाँ पे ये एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस का प्रॉपर प्रॉब्लम आता है। प्रॉपर देख पाएंगे, इधर मैंने प्रेजेंट नहीं किया है, नहीं था मेरे पास तो, पर आप देख सकते हैं, आराम से आप देख लेना। देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनोवियम, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कैप्सूल विच आर अटैच टू द बोन, जो बोन से अटैच रहते हैं उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है ये प्रॉब्लम में। इन्फ्लेमेशन गिव राइज टू रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन, जो सिंडेस्मोफाइट छोटे छोटे बनते हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। सिंडेस्मोफाइट स्टार्ट डिपॉजिटिंग बिटवीन टू, और ये पूरा जो अपने स्पाइन है, एक वर्टिब्रे है, उसके बीच में जगह होनी चाहिए, डिस्क होनी चाहिए, और तो ही पूरी अपनी मूवमेंट हो पाती है, राइट। तो अगर ये सिंडेस्मोफाइट पूरे दो जो अपने वर्टिब्रे उसको ज्वाइन कर देते हैं, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड करेगी मैम तो पूरा वो आपको दिखेगा, कर दीजिए ना प्लीज। यस, हाँ जूम कर दीजिए। यस, देखिए पूरा मतलब जगह रहती है कि पूरा हमारा वर्टिब्रे आगे पीछे से मूव हो सके। तो अगर सिंडेस्मोफाइट बन गए तो वो दो वर्टिब्रे को पूरा जॉइंट कर देगा और एक स्टिफनेस आ जाएगी, स्टिफनेस, दैट वाई इट इज कॉल्ड बाम्बू। बाम्बू कैसे कड़क रहता है वैसे अपनी स्पाइन स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वर्टिब्रे ही फ्यूज हो चुके हैं, तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी, राइट। ये पिक्चर से आपको प्रॉपर दिखने को आएगा कि डिस्क एकदम चली गई है और पूरे पॉइंट्स ज्वाइंट हो चुके हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। या क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या रहता है इसमें, लोअर बैक पेन होता है, स्टिफ नेक इन मॉर्निंग, अगर उनको हम एक्सरसाइज देते हैं या तो मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट ऐसे उनको बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। पेन एट द साइट ऑफ टेंडन्स, जहाँ पे टेंडन्स रहते हैं वहां पे पेन होने लगता है। लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, आगे हम लॉर्डोसिस वगैरह देखेंगे तो वो चला जाता है, जो प्रॉपर नेचुरल अपना कर्व रहता है वो चला जाता है। और फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा, पूरे ऐसे आगे झुके हुए लोगों को भी, आपने बहुत ऐसे एजेड लोगों को भी देखा होगा कि ऐसे पूरे झुक जाते हैं आगे की तरफ, वो सीधा ही नहीं होने पाते हैं। या नेक्स्ट प्लीज। या these are the allopathic things the doctors give, या तो सिंपल पेन किलर्स देते हैं या तो इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं, बट दिस इज नॉट अवर टॉपिक, अपना यौगिक मैनेजमेंट है। नेक्स्ट। या ऑल टेक्निक्स ऑफ प्राणायाम, जैसी कंडीशन है उनके कौन से रेंज तक उनका ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइट है, वैसी कंडीशन में क्या क्या कर सकते, बाकी नॉर्मली प्राणायाम सभी कर सकते हैं। चेस्ट एक्सपांजन वाले आसन उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और इनकी लंग कैपेसिटी, क्योंकि पूरा वो चेस्ट ओपन होता है तो जनरली पोस्चर पे भी इफेक्ट जाता है, और उनका चेस्ट अगर एक्सपांड होगा तो ऑब्वियसली जो फॉरवर्ड बेंड है वो धीरे धीरे धीरे, मतलब इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, एक साथ ये नहीं हो पाएगा, बहुत सालों बाद धीरे 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 ये पॉसिबल है, और पूरा ऐसे पोस्चर स्ट्रेट हो सकता है। बट ये मतलब है बेनिफिट, अगर इनकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो पोस्चर करेक्शन भी अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। आसनास विथ इन द पेन फ्री लिमिट कर सकते हैं सभी, बट पेन नहीं होना चाहिए। सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें सभी चीजें आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड सब होते हैं, वही इनको जरूरी है। चेस्ट ओपनिंग आसना जैसे कि भुजंग आसन, धनुरासन, ताड़ासन, अर्धकटी, या ट्विस्टिंग वाले भी दे सकते थे, जैसे कि उदराकर्षण एंड अर्धमत्स्येंद्रासन। बैकवर्ड बेंडिंग जैसे कि सेतु आसन, अर्धचंद्रासन, राजकपोतानासन, और फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे कि पश्चिमोत्तानासन और उग्रासन भी दे सकते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली ये कर सकते हैं, राइट। आई थिंक या इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा गाउट, थर्ड वन, राइट, थर्ड है कि यस, या थर्ड ही रहेगा, गाउट से स्टार्ट होगा। या यस,
गाउट ऑल्सो आर्थराइटिस के अंडर ही आता है, और इसमें एक अलग टाइप का मतलब कि यूरिक एसिड अपने बॉडी में जमा होने लगते हैं। यूरिक एसिड टेस्ट भी आपने सुना होगा, जिनको ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स पेन करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप यूरिक एसिड टेस्ट करवा लो, आपको पेन हो रहा है। तो जनरली जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो ये गाउट उसको बोलते हैं। तो यूरिएट क्रिस्टल्स जो रहते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में बाद में आपको दिखेगा, वो अपने जॉइंट्स में मतलब एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं और एक इन्फ्लेम्ड जॉइंट और सूजन आ जाती है। और ये भी देखा होगा आपने, पिक्चर देख के आपको समझ में आया, एक्यूट मतलब अचानक से भी और क्रॉनिक धीरे धीरे भी हो सकता है। और ये स्यूडो गाउट मतलब फॉल्स गाउट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स, इसको इसलिए स्यूडो फॉल्स गाउट भी बोला गया है, जो कि डिपोजिट, नीचे लिखा है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स, ये डिपोजिट होने लगते हैं अपने वो पर्टिकुलर जॉइंट पे। और वो कैल्सिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेज मतलब कैल्शियम डिपोजिशन, ऑब्वियसली कैल्शियम है तो कैल्शियम वही होगा डिपोजिशन, तो उसका नाम भी दिया गया है। वो मैम ने ज्यादा ही वो टर्मिनोलॉजी उनकी यूज की है। या पिक्चर रहेगा मैम नीचे, यस देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है पूरे, उधर जमा हो चुका है पूरा अपना जो फर्स्ट टो है वो पूरा बाहर की साइड प्रोट्रूड दिख रहा है, जॉइंट भी स्वोलन हो चुके हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, पूरा ऐसे प्रॉपर ऐसा ही होता है, किसी के पैर आपने देखे होंगे पूरा ऐसे बाहर निकल के आता है पैर का। यस नेक्स्ट प्लीज। या जो हमारा एक टॉपिक था बैक पेन, तो बैक पेन बहुत सारी चीजों से हो सकता है, अगर स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, साइटिका, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और आईवीपीडी, जनरली ये सब नहीं है हमारे सिलेबस में, बट बैक पेन है तो वी शुड कवर दिस ऑल दिस, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम देख लेंगे। और पीआईवीडी दी वो भी है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, या तो प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। हमारा ये स्पाइनल प्रॉब्लम है तो स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व है, या जो ये जनरल इंफॉर्मेशन है सभी को मालूम है। स्पाइनल कॉलम में 33 बोन्स है, 7 सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिस। कॉकिस आर फ्यूज्ड बोन्स। और डिस्क बीच में 23 है क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स है, जॉइंट हो चुके हैं। और नर्व्स इसमें से 31 पैर्स निकल रही है, पैर्स राइट, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड से नर्व्स निकल रही है, बीच में जो अपने जगह रहती है वर्टिब्रे में से। यस नेक्स्ट। या ये पिक्चर दिख रहा है नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये नॉर्मल मतलब पिक्चर है जो हमारे सर्वाइकल और थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स में जो जो नर्व्स बाहर आती है उनका पिक्चर है। यस नेक्स्ट कर दीजिए। जो लिगामेंट्स हमारे स्पाइन से अटैच है, PLL, ALL, ये जब फुल फॉर्म है दैट इज एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, ये सब के नाम है। जो भी मतलब लिगामेंट्स आर द सपोर्ट सिस्टम राइट, जो अपने बोन्स है उनको सपोर्ट देता है, ज्वाइंट करता है, तो ये सब उनके नाम है। ये इनर और आउटर मैंने लिखा, इनर साइड ऑफ अवर बॉडी एंड आउटर साइड जो बाहर की तरफ रहता है। नेक्स्ट कर दीजिए। लॉर्डोसिस और काइफोसिस दैट आर द नेचुरल कर्व्स, जो हमारे स्पाइन में नेचुरल कर्व रहते हैं राइट। एक तो सर्वाइकल कर्व दैट इज कॉनकेव, वो अंदर की तरफ रहता है, वो कॉन्वेक्स रहता है। लंबर वापस कॉनकेव और वापस कॉन्वेक्स, ऐसे पूरा सिस्टम है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये पूरा दैट इज नॉर्मल लॉर्डोसिस, पूरा प्रॉपर जो कर्व रहता है कॉनकेव उसको नॉर्मल बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल लॉर्डोसिस। और हमारे चेस्ट का जो थोरैसिस रीजन का जो कर्व रहता है दैट इज कॉन्वेक्स, उसको काइफोसिस। ये ऐसे ही होना चाहिए, अगर इसमें कुछ भी डिफॉर्मिटी होती है तो हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। Yes, back and neck pain. Pain in neck and back region occurs in paraspinal muscles which extend to upper limbs and lower limbs with or without tingling. In severe cases may result into motor, मतलब ज्यादा तक कुछ भी पेरास्पाइनल मसल तक ये जाता है। सॉरी मुझे ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। पेन इन नेक एंड बैक रीजन ओकर इन पेरास्पाइनल मसल, मतलब जो साइड, पेरा मतलब साइड में है स्पाइन के आजू बाजू में, उधर तक एक्सटेंड होता है। अगर मेरे सर्वाइकल राइट जो अपने 7 बोन्स है नेक में, अगर मुझे वहां पे भी कोई प्रेशर या तो पेन है तो मेरे पूरे राइट हैंड 5th और 6th में है तो मेरे राइट हैंड तक टिंगलिंग होगा, नमनेस आएगी। ज्यादा नहीं प्रेशर है तो ज्यादा नहीं भी होगा, विथ और विथआउट टिंगलिंग लिखा ही है। और नमनेस पे ऐसे खाली
से लगता है कि पूरा ब्लड नहीं जा रहा है, ऐसे खाली खाली लगता है, नमनेस फील होती है। और अगर ज्यादा प्रेशर आया, ज्यादा डिफॉर्मिटी हो चुकी, मतलब हम कभी कभी चम्मच या तो कुछ हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, उठा भी नहीं पाते हैं, ऐसी डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है। कॉजेस ऑफ पेन बताया गया है कि स्ट्रक्चरल या तो सॉरी पोस्चरल हो सकता है। एक तो बाय बर्थ, वो नेक्स्ट पिक्चर में है, टॉर्टिकोलिस है, वो कर दीजिए नेक्स्ट पिक्चर, वहां पे देख लेंगे। यस, बाय बर्थ अगर ये छोटा बच्चे का पिक्चर है तो बाय बर्थ ही वो मसल पूरा उनका खींच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्टिकोलिस। पूरा ऐसे टेढ़ा ही होता है, दैट इज अक्वायर्ड बाय बर्थ, ये धीरे धीरे नहीं हुआ, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप इज बाय इंजुरी, विप्लैश इंजुरी, या तो डायरेक्ट वो पार्ट पे ट्रॉमा मतलब इंजुरी होती है तो भी होता है विप्लैश, हम आगे पिक्चर्स देखेंगे। और थर्ड वन इज डिजनरेटिव, या तो माइक्रो ट्रॉमा, धीरे 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 उसके ऊपर इंजुरी होती है, या तो इन्फ्लेमेशन होता है जैसे कि आर्थराइटिस में होता है, या तो इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूमर होते हैं, तो भी ये हो सकते हैं पेन्स। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ये स्कोलियोसिस, आगे हम विप्लैश भी देख लेंगे। देखिए लॉर्डोसिस और काइफोसिस देखा, ये स्कोलियोसिस आई थिंक अपने ग्रुप पे बहुत बहुत टाइम पहले ये तीनों का एक बहुत अच्छा पिक्चर था, लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस। आई डोंट रिमेम्बर, होगा किसी के पास तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पिक्चर दिया गया था। और दिस इज स्कोलियोसिस, छोटा थोड़ा कर दीजिए, आई थिंक नाम है ऊपर, मतलब लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन भी इसको कहा गया है। मतलब लेटरल मीन साइडवेज, या तो राइट साइड में हो सकता है या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है। देखिए अनइवन शोल्डर्स, पूरा बेंड, अगर एक साइड पे स्पाइन जाएगी तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे बॉडी झुकने लगता है, हिप्स भी ऐसे ट्विस्ट होने लगते हैं, दिस इज द साइंस ऑफ स्कोलियोसिस। या आगे भी इसके पिक्चर्स है, लास्ट में हम देखेंगे। ये विप्लैश इंजुरी जो सेकंड हमने देखा है, ये रेस्टिंग कंडीशन में ऐसे रहता है, इम्पैक्ट में अगर प्रॉपर वही जगह पे इंजुरी हो, दैट इज दिख रहा है, वो एरो दिख रहा है सेकंड पिक्चर में, हाइपर एक्सटेंशन। तो ये जो थर्ड है, हमारी कार्स वगैरह रहती है राइट, तो एक हेड सपोर्ट, हमारी चेयर के पीछे एक हेड सपोर्ट रहता है, ताकि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो या तो कुछ भी हो तो अगर नेक विल नॉट गो ज्यादा पीछे की तरफ, हाइपर एक्सटेंशन नहीं होगा, नहीं तो विप्लैश इंजुरी हो सकती है। और इधर आगे की तरफ भी गया ज्यादा तो हाइपर फ्लेक्शन, मतलब ये भी हो सकता है। दिस ऑल आर कॉल्ड विप्लैश इंजुरी, मतलब ज्यादा पीछे या तो ज्यादा साइड में या तो प्रॉपर वो जगह पे भी हो, दैट आर नोन एज विप्लैश इंजुरी। यस, इंक्रीज्ड काइफोसिस, नॉर्मल स्पाइन, नॉर्मल कर्व, और बाजू में दिया गया है काइफोटिक स्पाइन। ये बहुत सारे लोगों में दिख के आता है, जनरली ऐसे बैठने की आदत होती है, कभी सीधा नहीं बैठते, झुक के बैठते हैं, तो धीरे धीरे ये हो सकता है। ऊपर लिखा है इंक्रीज्ड पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी ऑफ थोरेसिक स्पाइन, जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है नॉर्मल इज ओके राइट, नॉर्मल स्पाइन में जो दिख रहा है, बट काइफोटिक इज मोर देन दैट। या नेक्स्ट कर दीजिए। दिस इज नॉर्मल स्पाइन, नॉर्मल लॉर्डोसिस, और अगर इंक्रीज्ड पोस्टीरियर कॉन्केविटी दिख रहा है कि ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है किसी किसी को, कि पूरा ऐसे प्रोट्रूडिंग स्टमक की वजह से लॉर्डोसिस हो सकता है, लंबर कर्व हो सकता है। या नेक्स्ट स्पॉन्डिलोसिस। यस, स्पॉन्डी मतलब स्पाइन, तो स्पॉन्डिलोसिस इज रिलेटेड टू spine. So there is no primary inflammation in the beginning. It's a wear and tear of spine. Spondylosis refers to a degenerative process. मतलब धीरे 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 जो स्पाइन के अपने जो बोन से छोटे छोटे वर्टिब्रे वो डिजेनरेट होने लगते हैं, और वर्टिब्रल डिस्क को इफेक्ट होने लगता है, जॉइंट्स को इफेक्ट करने लगता है, और इट्स प्रोग्रेसिवली स्लो, धीरे धीरे होता है और सडनली कभी नहीं होता है। और कॉजेस है इसके, एक तो गलत पोस्चर, पुअर मसल स्ट्रेंथ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रिपीटेटिव स्ट्रेनियस लिफ्टिंग, ज्यादा वजन उठाए, ज्यादा देर तक काम करते हैं वो पोजीशन में, मसल स्ट्रेंथ भी कम है और ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं बहुत लंबे समय तक, और स्ट्रेस, यस स्ट्रेस को भी बोला गया है कि स्पॉन्डिलोसिस का एक रीजन है। नेक्स्ट ये या डिस्क डिजनरेशन राइट, हाँ, जो नॉर्मल ऊपर वर्टिब्रे है, बीच में डिस्क है, जॉइंट्स है, ये प्रॉपर है, बट अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो डिस्क डिजनरेशन है, ऊपर से बोलेगा कि कैसे होता है, उसकी वजह से पूरे से डिस्क डिजनरेट होती है, कम हो जाती है, पूरे बोन्स नजदीक आ जाते हैं, और ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप होने लगते हैं कभी कभी। या नेक्स्ट
क्लिनिकल फीचर्स या तो सिम्टम्स बोलेंगे, अगर ये सर्वाइकल रीजन में है दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अगर ये लंबर में है तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दो नाम दिए गए हैं, लंबर एंड सर्वाइकल। तो ऊपर के जो सर्वाइकल के 7 बोन है, अगर उसमें कुछ डिजनरेशन होता है दैट इज नोन एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और लंबर रीजन में होता है तो दे आर लंबर स्पॉन्डिलोसिस। और पेन होता है नेक या तो बेक में, जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, स्टिफनेस आ जाती है। और लिम्स में, मतलब अगर गले में है तो दैट वो नर्व्स हमारे हाथों में जाती है तो वहां पे होता है प्रॉब्लम, अगर पैरों में है तो वहां पे भी हो सकता है, टिंगलिंग होता है और नमनेस भी होने लगती है। या इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन भी कहा गया है। लॉस ऑफ वाटरी कंटेंट डिस्क में से ऑब्वियसली पूरी श्रिंक हो जाती है बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेस, क्रैक्स अपीयर इन द आउटर पोर्शन ऑफ द डिस्क, सेंट्रल पोर्शन डिहाइड्रेट्स एंड पूरा श्रिंक हो जाए, मतलब रिपीटेड स्ट्रेस से भी उसके ऊपर ही वजन आता है। हमने देखा कि वेट लिफ्टिंग या तो ज्यादा जर्नी, बहुत सारे सिम्टम्स देखे, उसके हिसाब से भी ये होने लगता है। लिम्पिंग भी होता है, मतलब आप लंगड़ा के चलते हैं, प्रॉपर चल नहीं पाते, धीरे धीरे चलते हैं। डीकैल्सिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, कैल्शियम कम होने लगता है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी होने लगते हैं। और ऑस्टियोफाइट्स, अभी हमने पिक्चर में देखा कि ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप होते हैं। दिस ऑस्टियोफाइट में क्रिएट, क्योंकि छोटे छोटे अगर क्रिएट हो गए तो वहां से जो नर्व निकलती है उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और वही हमारा पेन होने का मेन रीजन है। वो प्रेशर क्रिएट करता है तो ऑब्वियसली पेन तो होगा ही। यस, नेक्स्ट वन। यस, क्लिनिकल मैनेजमेंट में ये एलोपैथिक है तो ये लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, हीट लगाने को बोलते हैं कि हीट अप्लाई करो, वो गर्म पानी का या तो व्हाटएवर। और पोस्चर करेक्शन, डाइट एंड रेस्ट आर द बेसिक थिंग्स दे नीड टू डू। और योगिक मैनेजमेंट में जाएंगे तो आसनास रिलेटेड टू दिस आर। इन प्रेजेंस ऑफ पेन नो एक्सरसाइज, जब तक पेन है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए बाद में आप सब ये कर सकते हैं। दैट आर सर्वाइवल में अगर रहा तो दंडासन, अर्ध कटी चक्रासन, गोमुखासन, पद्मासन, वज्रासन, मार्जरी आसन या तो अर्ध भुजंगासन, बेबी कोबरा पोज। या ताड़ासन भी अच्छा है, सेंटर प्रॉपर पूरी स्पाइन अलाइन होती है। वृक्षासन भी। और अगर लंबर में प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो अर्धकटी चक्रासन, त्रिकोणासन, सुप्त उदराकर्षण विथआउट एक्सट्रीम नेक ट्विस्टिंग, पूरा नेक को हम साइड में लेके जाते हैं, राइट, वैसे नहीं करना चाहिए। एक पाद, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो अनंतासन, फिर अर्धशलभासन। फोरहेड को सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सपोर्ट इज अ मस्ट। सेतुबंधासन, एक पाद धनुरासन, ये ऑप्शनल है, कर सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं। और चाइल्ड पोज में विथआउट फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक, क्योंकि सर्वाइकल है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। और अर्ध नौकासन भी कर सकते हैं। यस, प्राणायाम भी कर सकते हैं। चेस्ट ओपनिंग इज वेरी गुड। बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, बट जालंधर बंद को ना बोला गया क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए नेक का। और मेडिटेशन तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट वाला एक रह गया है, वो छोटा सा ही है, आईवीडीपी एक लास्ट रहेगा, फोर्थ आर्थराइटिस 4 करके मैंने आपको भेजा होगा प्रेरणा जी। कि 2 स्लाइड्स रह गए आई थिंक, उसमें प्राणायाम कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कवर किया प्रेरणा जी, आपने लास्ट एक स्लाइड मिस कर दी। 3rd वाला था, उसमें एक लास्ट स्लाइड थी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन कवर कर रहे थे। मैम मैंने तो होल्ड किया था, आपने बोला नेक्स्ट। या सॉरी, मुझे लगा कि नहीं है, बट एक थी स्लाइड। हाँ वो थी, मैंने रोका हुआ या, था एक सेकंड। क्योंकि मेरे सामने नोट्स भी हैं तो आई वाज रेफरिंग दैट, तो शायद मैं देखना रह गया, सॉरी। लास्ट वाला छोटा है वो, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सबसे लास्ट वाला। या थैंक यू वेरी मच। शीर्षासन को ना बोला गया अगर सर्वाइकल है, मत्स्यासन भी ना बोला गया है, चक्रासन, सुप्त वज्रासन, सर्वांगासन एंड हलासन को भी, और जालंधर बंद को भी ना बोला गया अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो। यस, थैंक यू। नेक्स्ट कर दीजिए, लास्ट वाला अपना एक डिसीज रह गया, आई थिंक टाइम से कवर हो जाएगा है। या
IVPD या तो PIVD, दैट इज प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, बोथ आर सेम। हमारे सिलेबस में IVDP लिखा है, तो बोथ आर सेम, एक ही है। तो दिस आर प्रोट्रक्शन ऑफ डिस्क, मतलब पूरी डिस्क एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाती है, दैट इज लैप्स हो जाती है। प्रोलैप्स मतलब आगे पीछे हो जाती है, दैट आर नोन एज लैप्स्ड। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ये उसका रिलेटेड डिसऑर्डर है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आइदर आउटर फाइब्रस लेयर और इनर जेल टैप, दो में से कवर करते हैं। एक तो आउटर फाइब्रस लेयर होता है अपने डिस्क में, और अंदर एक जेल भरा हुआ, आगे हम पिक्चर देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जो जेल पोर्शन है वो फाइब्रस पोर्शन में से बाहर निकलने लगता है, राइट। और इसके थ्री नहीं है बट 4 स्टेजेस है। एक तो वो पिक्चर है आगे, आप आराम से देख पाएंगे। जेल पोर्शन बल्जेस बट रिमेन्स इनसाइड द फाइब्रस लेयर, जेल एस्केप। ये हम ठीक है डायरेक्ट वो पिक्चर ही कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने से नहीं समझ में आ जाएगा। या देखिए इसमें हर्निएटेड मतलब हर्निया हमने पढ़ा है, जो भी कोई थिन लेयर में से अंदर का पार्ट बाहर निकलने लगता है, दैट वी कॉल अ हर्निया। तो ये भी ये डिस्क का हर्निया है, जो अंदर का जेल पोर्शन है वो आउटर फाइब्रस लेयर से कट करके थोड़ा से बाहर, इसकी कंडीशंस 4 स्टेजेस है। ये पूरा बाहर निकल के आया है तो पूरा नर्व के ऊपर देखिए, स्पाइनल नर्व के ऊपर कॉम्प्रेशन आ रहा है, तो जो नर्व जहां पे जा रही है वो पार्ट को अफेक्ट करेगी। वो पिक्चर में पूरा दिख रहा है कि अगर ये लंबर रीजन है देखिए तो वहां पे ये हर्निएटेड डिस्क है, और वो जो नर्व निकल रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आगे भी पिक्चर्स हैं, हम प्रॉपर देख पाएंगे। आगे कर दीजिए प्रेरणा जी। yes herniation and reticulopathy. Reticulopathy is a range of symptoms produced by the pinching of a nerve root in the spinal column, that is known as reticulopathy. देखिए फर्स्ट वन है वो थोड़ा सा हर्निएटेड है, अंदर का जेल पोर्शन थोड़ा सा ही बाहर आया है, तो फाइब्रस लेयर में थोड़ा चेंज आया है। सेकंड वन में उससे ज्यादा हर्निया है। थर्ड वन में पूरा तोड़ के बाहर आ चुका है। और फोर्थ वन इज वेरी एडवांस लेवल ऑफ डिस्क हर्निएशन, पूरा तोड़ के पूरा बाहर का लेयर भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो जैसी जिसकी कंडीशन होगी वैसा उसका चेंजेस और प्रेशर आएगा नर्व के ऊपर, राइट। यस कॉजेस है, ट्रॉमा हो सकता है, रिपीटेटिव इंजरी, या तो वेट लिफ्टिंग से भी ये कंडीशन हमारे डिस्क पे आ सकती है। ओबेसिटी भी एक कंडीशन है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, जो कि ज्यादा ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्डिलोसिस भी है, उनको भी ये कंडीशन आ सकती है। मसल वीकनेस से भी ये हो सकता है, अगर गलत पोस्चर एक्वायर करते हैं। और लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिनेट मतलब प्रॉपर खड़े रहने में भी अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो भी ये हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। या डिजेनरेटिव चेंजेस मेक द डिस्क ससेप्टेबल टू ट्रॉमा, मतलब ये अगर चेंजेस होने लगे डिजेनरेटिव चेंजेस, तो ज्यादा मतलब आप इंजरी थोड़ी भी ट्रॉमा होगा तो इसके ऊपर तुरंत ही इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये डिजेनरेट हो चुका है। थोड़ा भी अगर इसके ऊपर इंजरी या तो प्रेशर आया, कुछ अचानक से हुआ, तो ये चेंजेस हो सकते हैं इसके ऊपर। एनी ट्रॉमा विच सडनली इंक्रीजेस द प्रेशर विल रिजल्ट रैप्चर ऑफ द आउटर, मतलब थोड़ा तो एक्चुअली प्रॉब्लम है, और अगर अचानक से कोई इंजरी या तो ट्रॉमा आया तो ये पूरा आउटर फाइब्रस लेयर रैप्चर हो सकता है। या यस पेन इन द, ये थोड़ा सा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर नर्व इज, अभी हमने जो बोला दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोपैथी। और वही साइटिका में होता है कि एक पर्टिकुलर नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, दैट इज साइटिका के यही है कि हमारी नर्व जो वो पैर में जा रही है उसके ऊपर हर्निएटेड डिस्क हो चुकी है, तो उस पे ऊपर प्रेशर, तो पूरा साइटिका के सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आर नोन एज पेन इन रेस्पेक्टिव, जहां पे वो नर्व जा रही है, जो भी नर्व पे प्रेशर आ रहा है तो वो वाले लिम्ब पे आपको प्रॉब्लम होगा। टिंगलिंग होता है, नमनेस होती है, मसल वीकनेस भी हो सकता है। इन लंबर केसेस बैक एक्सटेंशन रिलीव्स पेन एंड फॉरवर्ड बेंडिंग एग्रेवेट्स पेन, मतलब अगर पेशेंट को हम बैक बेंडिंग बोलेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा ऐसे प्रेशर कम हो जाता है, राइट, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो नर्व पे। और अगर फॉरवर्ड बेंडिंग देंगे उनको पेन बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी बात है कि साइटिका है या तो जिनको ये अपने लिम्स में पेन है ड्यू टू स्पाइनल प्रॉब्लम, तो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये सिंपल एलोपैथिक मेडिसिन है, पेन किलर, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, टॉनिक्स भी दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, डेफिशिएंसी करेक्शन भी फिजियोथेरापिस्ट के पास, या तो लास्ट अगर ज्यादा ही हर्निएटेड है डिस्क तो सर्जरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, पर ये लास्ट ऑप्शन है।
यस, नेक्स्ट प्लीज। योगिक मैनेजमेंट देखेंगे। यस, प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन भी, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एंड कामिंग म्यूजिक भी उनको रिलैक्स करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो भी है वो करना चाहिए। त्राटक, ओमकार चैंटिंग, योग निद्रा, ये जरूरी है उनके लिए। और अगर आसन्स देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो विथ इंडिविजुअल मोड, मतलब किसको क्या, कौन से डिस्क पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे जा रही है नाव, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट है, वो हिसाब से ही उनको आसन्स दिए जाने चाहिए। अगर सर्जरी हो चुकी है तो ऑब्वियसली सर्जन से कांटेक्ट करके ही, क्योंकि उनकी कंडीशन हमें ज्यादा खराब नहीं, प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल आफ्टर पोस्ट सर्जरी भी बहुत जरूरी है ध्यान देना, तो वो भी जरूरी है कि सर्जन से एक बार बात करके फिर हम उनको थेरेपी दें। मार्जरी आसन, अर्धकटी चक्रासन, अर्धशलभासन, अनंतासन, वज्रासन थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लोअर लिम्ब में अगर प्रॉब्लम है तो फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है लोअर लिम्ब में, तो वो नहीं ज्यादा देर तक करना चाहिए। बेबी कोबरा फॉर फ्यू वीक्स एंड देन भुजंग, स्टार्टिंग में अर्ध भुजंगासन और बाद में भुजंगासन पे जा सकता है विद लिटिल बेंडिंग एट एल्बो एंड लंबर। इन सर्वाइकल वेट फॉर फ्यू मंथ्स। और मकरासन अगर वो है प्रॉब्लम तो थोड़े महीनों तक राह देखिए, तुरंत ही कुछ देने की जरूरत नहीं है, मकरासन कर सकते हैं। यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, यस, प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि शीर्षासन नहीं करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग तो नहीं बोला, दैट्स वाई पश्चिमोत्तानासन भी नहीं, पाद हस्तासन भी नहीं, पादोत्तानासन भी नहीं, हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, जालधर बद अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं। कपालभाति, इनिशियल पेनफुल स्टेजेस ऑफ लव, लंबर में थोड़ा है तो कपालभाति, क्योंकि स्ट्रेट बैठते हैं, स्पाइन करेक्ट होना पूरा ऐसे स्टमक पे और वर्टिब्रे पे, स्पाइन पे प्रेशर आता है, कपालभाति ज्यादा देर किया तो वो नहीं करना चाहिए इनिशियल पेनफुल स्टेज में। अगर वो थोड़ा रिलीव हो चुका है तो यस वी कैन डू दैट। भस्त्रिका भी नहीं करनी चाहिए। यस, अभी थोड़े स्लाइड्स रह गए, टाइम भी हो चुका है। साइटिका, अभी हमने आगे देखा कि पर्टिकुलर नर्व पे अगर प्रेशर आता है, लाइक साइटिका, रेटिकुलोपैथी जो बोलते हैं। पेन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटिक नर्व, दैट इज लोअर बैक, बटेक्स, थाई, लोअर लेग एंड फुट में पूरा ये पेन होता है। साइटिक नर्व जहाँ पे जाती है पूरी, वो पिक्चर में नेक्स्ट में दिखेगा। स्लिप डिस्क, या तो मसल स्पाज्म, या तो पिरिफोरस, या नेक्स्ट कर दीजिए तो दिखेगा, फिर वापस एक बार ऊपर कर दीजिएगा। ये यस, देखिए पूरी जो साइटिक नर्व जा रही है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो पूरा इधर पेन होगा, जो कि बटेक्स, थाई, लोअर लेग और फुट को कवर कर रही है। और ये कॉसेज है कि अगर स्लिप डिस्क है, या तो मसल स्पाज्म है, या तो पिरिफॉर्मिस मसल, दैट इज इट इज एन बटेक्स एंड इट इज इन बटेक्स। जो पिरिफॉर्मिस मसल है वो हमारे बटेक्स में रहते हैं और वो इरिटेट करते हैं साइटिक नर्व को, तो इसलिए भी हो सकता है ये पूरा पेन। नेक्स्ट कर दीजिए। एक ये एक्स्ट्रा मतलब उसके ऊपर वाला था स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इट्स जनरल फॉर इंफॉर्मेशन, मैम ने दिया था तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये भी वर्ड मतलब ज्यादा सुना हुआ नहीं है, पर ये यस, ये भी प्रॉब्लम्स है हमारे स्पाइन के। जनरली जो हमारे स्पोर्ट्समैन रहते हैं उनको ये ज्यादातर होता है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉलर रहते हैं उनको ये टाइप का, और जो यंग एज में ये प्रॉब्लम होता है। इस डिसलोकेशन ऑफ लंबोसेक्रल जॉइंट, जो फॉरवर्ड शिफ्टिंग और लंबर का जो अपना लास्ट वाला वर्टिब्रे, दैट इज फिफ्थ वन, और सैक्रल का फर्स्ट वन पिक्चर में दिख रहा है, पूरा स्लिप होके एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, पूरा स्लिप हो, डिसलोकेट हो चुका है। और इसमें स्टेजेस नीचे दिख रहा है, बट नेक्स्ट पिक्चर में प्रॉपर दिखेगा कि 25% है, 25 to 50% है, 50 to 70 नीचे वाली स्लाइड में है मैम, 33 लिखा है, उधर लिखा है। यस, हाँ, जो पिक्चर में था वो पूरा खाली परसेंटेज वाइज दिखाया गया है, नहीं यही रही। यस यस, थैंक यू। तो ये डिसलोकेशन जो हो चुका है लंबर और सैक्रल का, फिफ्थ ऑफ लंबर एंड फर्स्ट ऑफ सैक्रल, उसके हिसाब से दिया गया है कि 25% मतलब थोड़ा, फिर उससे ज्यादा, और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। यस, नेक्स्ट वन। या तो डिजनरेटिव है, ट्रोमेटिक होता है, या तो पैथोलॉजिकल, और क्लासिफिकेशन ये ज्यादा ठीक है, ओके मैम, ये ज्यादा ही डीप में है, तो इसके बाद वाला स्लाइड कर दीजिए। जनरल अपीयरेंस मतलब पेन होता है एसआई जॉइंट में, सैक्रो इलियक जॉइंट जो हमने पहले भी पढ़ा था, सैक्रम रीजन और इलियक का जॉइंट है, वहां पे पेन होता है, बटेक्स में होता है, थाई में और
लोअर लेग में भी होता है। अपना एब्डोमेन पोर्शन है वो थोड़ा आगे की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है क्योंकि पूरा जॉइंट ही डिस्प्लेस होता है। ऑब्वियसली मसल्स थोड़े से आगे आ जाएंगे, बटक्स फ्लैट हो जाते हैं और हैमस्ट्रिंग अपना टाइट फील होने लगता है। नेक्स्ट, योगिक मैनेजमेंट इसके लिए दिया गया है, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। ठीक है मैम, अगर ये इट्स ओके आप स्लाइड पढ़ लीजिए। ये हमारे सिलेबस में नहीं, इट्स फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, हमें ये सिखाया गया था तो मैंने यही स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी है। एक स्कोलियोसिस लास्ट में है, एक बार वो देख लीजिए। लास्ट में थोड़ा आगे शिफ्ट कर दीजिए, खाली स्पाइन का स्ट्रक्चर। यस, दिस इज स्कोलियोसिस। थोड़ा सा ऊपर लीजिए, नीचे लिखा हुआ है जो स्पाइन्स ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा जूम कर दीजिए नीचे, जो नीचे दिख रहा है। यस, नॉर्मल वाला स्पाइन ऐसे रहता है। थोरासिक स्कोलियोसिस मतलब थोरासिक रीजन में से एक साइड होता है। थोरासिक लंबर मतलब थोरासिक रीजन और लंबर रीजन में दोनों में डिफॉर्मिटी होती है। लंबर मतलब खाली लंबर, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। पिक्चर से पूरा क्लियर होने लगा। और डबल कर्व मतलब थोरासिक और लंबर दोनों ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डबल कर्व या तो लंबर वाला। यस, फाइन, दिस इज ओके। यस मैम, लास्ट कर दीजिए। नाड़ी शोधन और माल अलाइनमेंट जो रिमूव करता है, वैसे आसना, अर्धकटी चक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, एक पादराज कपोतानासन, कपोतानासन, गौमुखासन, त्रिकोणासन और परिवृत्त त्रिकोणासन इसमें हेल्पफुल रहते हैं स्कोलियोसिस की कंडीशन में। सो यस, आई फिनिश माय क्लास टुडे। थोड़ा सा ज्यादा लिया, जो अपने 4 मतलब डिसऑर्डर्स थे उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मेरे पास थे मतलब नोट्स थे इसलिए मैंने शेयर कर दिया सॉरी। रिकॉर्डिंग अभी बंद करना हो तो कर दीजिए। आई थिंक नोट्स में शेयर कर दूंगी। थोड़े से उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी ज्यादा, क्योंकि मैम ने दिए थे तो उनके लेवल से उन्होंने यूज की है, बट सिंपल भी है, इतना टफ नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। तो हम एंडिंग प्रेयर करें क्या? आंचल जी, आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। ओके दीदी, मुझे एक डाउट था। हाँ पूछिए ना। जैसे डी जनरेशन होता है, या जैसे 3-4 डेज बैक, तो C5 और C6 में अगर हमें जैसे कहा कि डी एक जनरेशन, एक मिनट, तो दैट मीन्स वापस रिपीट करिए ना, आपका थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो, क्या बोले? जैसे C5 और C6 में अगर हमको कोई बोलता है कि डी जनरेशन है, यस यस। क्योरेबल, कि ये और नेगेटिव मतलब और डीप में डिटोरिएट होता है फिर आगे? एक बार जो कंडीशन मतलब जा चुकी है, वो हो चुका है, तो यू कैन मतलब ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे तो उससे फर्क, बाकी आप वापस उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि एक्चुअली आज जो आप जो बोल रहे हैं सेम कंडीशन मैं फेस कर रही हूँ, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, और वो अगर आप ज्यादा उसको परेशान नहीं करोगे तो वो आपको तकलीफ नहीं देता। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग, आप सिर नीचे झुका के ज्यादा देर अपने लैपटॉप पे काम करोगे, यस, तो वो नर्व पे प्रेशर आएगा, पूरा राइट हैंड जाएगा, वो होता ही है मैम। वापस वो एक बार डीजनरेट हो चुका है, वो वापस जनरेट इट्स नॉट पॉसिबल। जो डिस्क आपकी खराब हो चुकी है वो वापस रीजनरेट नहीं होती है। तो मीन्स भी मुझे फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग एक परमानेंटली अवॉइड करना पड़ेगा क्या? यस, नेक का अगर सर्वाइकल है, यस। हम्म। तो भी अगर जो क्या बोलते हैं फिजियोथेरापिस्ट या तो स्पोर्ट्स मेडिसिन पर्सन है, उनसे आप कांटेक्ट करके प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। प्लीज आप करवा दीजिए प्रेयर। यस, P3CD, एक डीप ब्रीथ लेंगे सब। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मेरे हाथों का घर्षण करेंगे और उस ऊर्जा को अपनी आंखों पर जाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, पहले हृदय कमल, नाभि कमल, भूमाता का दर्शन करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू।